हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। ब्रदर्स एकेडमी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम लोग लाइट चैप्टर को देख रहे थे जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना था। रिफ्लेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग रिफ्रैक्शन को देखने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को दबा दें। रिफ्रैक्शन जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, रिफ्रैक्शन क्या है उसको समझेंगे। तो बेंडिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन होता कैसे दोस्तों, जब लाइट हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्तों। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट बेंड एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट बेंड हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ऐसा क्या होता है कि जिसमें लाइट मुड़ जाता है। तो सारा खेला है दोस्तों स्पीड का। ठीक है। जब रिफ्रैक्शन होता है, जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज करता है, जब स्पीड का लाइट जो है वो चेंज कर जाएगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। ये होता कब है, जब मीडियम चेंज करता है, यानी कि जब रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा हो तो वहां पे स्पीड घट जाती है लाइट का, जिसके कारण वो बैंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों। हम बोल सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्या होता है जब लाइट बेंड करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि एक हमने मीडियम का सरफेस लिया हुआ है। ठीक है। और आपको रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है, जब ये आया जो कि एक डेंसर मीडियम है, तो ये जब रिफ्रैक्ट किया दोस्तों तो यहाँ नॉर्मल जो आपको दिखाया गया नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला गया है। और दूसरे डायग्राम में, यानी इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो सरफेस है और ये हमारा जो नॉर्मल है, जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया दोस्तों तो यहाँ नॉर्मल की ओर झुक गया। तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये फेनोमिना है किसका है दोस्तों, तो ये रिफ्रैक्शन का है। ठीक है। So when a ray travel from the rarer medium to denser medium, it bend to the normal, and when the ray travel from the denser medium to rarer medium, it bend away from the normal. इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। अब कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन फेनोमेना है जिसमें हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों डेली लाइफ में हम लोग देखते भी हैं कि जब हम लोग कोई भी स्टोन को वाटर में हम लोग डालते हैं तो क्या दिखता है, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखता है हमें। ठीक है। ये किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। फिश जो एक्वेरियम में रखा हुआ होता है दोस्तों, वो अपने साइज से इक्वल साइज, एक्चुअल जो साइज है उसका, उससे थोड़ा सा बड़ा दिखता है दोस्तों। ये भी किसके कारण होता है, ये भी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। पेंसिल को अगर आप इमर्ज कर देंगे वाटर में तो आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखेगा, अपने जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखेगा। ठीक है। इसके पीछे भी जो कारण है दोस्तों वो भी रिफ्रैक्शन ही है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हवा होता है, ये अगर हमारे पास ग्लास है और ये वाटर से फिल है और इसमें अगर हम एक पेंसिल दिए हुए दोस्तों, तो हमारा पेंसिल तो आपको सीधा दिखना चाहिए था बट थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखेगा, कारण है रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक रही है, इसलिए हमें कैसा झुका हुआ दिखाई देता है। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लेब। ग्लास स्लेब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो ग्लास स्लेब हम लोग लेंगे दोस्तों, कैसा दिखता है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है हमारा, जो कि है PSRQ। और यहाँ पे PQ और SR जो आपको दिखाई दे रहा है वो है दोस्तों आपका सरफेस है। आपका जो ग्लास स्लेब का जो सरफेस है उसको हम PQ और SR कह रहे हैं, या PS और QR कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का दोस्तों, वो होगा μg। म्यू को डिनोट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया μg और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर हो गया μa। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो आपको इंसिडेंट रे दिखाया गया है, यानी कि AB जो दो पॉइंट लिया गया, दो निडल लिया गया है, उसको सरफेस पे लगाया गया है और ग्लास स्लेब के दूसरे तरफ से, यानी इस तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो आपको ये बैंड दिखेगा। चूंकि आपको पता है कि अगर ये मीडियम अगर सेम होता तो ये लाइट सीधा चला जाता है, बट ऐसा है नहीं, ये डिस्प्लेस हो चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी जो नोट्स कि क्या होता है कि जब बोलता व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम,
इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मीडियम है हमारा, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक मीडियम है और लाइट अगर नॉर्मल गिरा है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिरा है, तो ये सीधा पास हो जाएगा, डेविएट नहीं करेगा अपने पास से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग कि लॉज क्या है। जिस तरह हम लोग रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला जो लॉ है दोस्तों वो है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, नॉर्मल, ऑल द लाइज ऑन द सेम प्लेन ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, रेशियो क्या होता है इसका? सेकंड लॉ अगर बात करें कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी साइन आई बाय साइन आर जो होगा दोस्तों वो कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं और एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट किया जाता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना, म्यू का मतलब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और एन का मतलब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो साइन से आपको घबराना नहीं है। उल्टा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकालेंगे कैसे, उसको आप ध्यान में रखेंगे कि जहां पे लाइट बेंड किया हो या जहां पे लाइट का स्पीड चेंज हुआ हो, उसी का एक जनरली हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। जैसे मान लीजिए अगर एयर से लाइट गया है तो ये बैंड कहाँ किया होगा? बैंड किया होगा मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको किसका निकालने बोल देगा? मीडियम का, ना कि एयर का। तो हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया? एयर को। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दो पेयर ऑफ मीडियम का निकालना है वो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसका फार्मूला हो जाएगा n2 बाय n1। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं n21। तो जिसका हमको रिस्पेक्ट में लिखना है उसको पहले लिखेंगे और जिसका हमको निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। इसका फार्मूला हो जाता है n2 बाय n1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें देखेंगे स्पीड के बारे में। अगर लाइट का स्पीड वेरी किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्पीड के फॉर्म में बात किया जाए तो द लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि एन जी ए का मतलब हो गया एन जी बाई एन ए। सो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चूंकि हमको निकालना किसका है? ग्लास का निकालना है दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने पहले स्पीड किसका निकाला है? एयर का। और किसके रिस्पेक्ट में है? तो एयर के रिस्पेक्ट में। किसका निकालना है? ग्लास का। तो यहाँ पे ग्लास लिख दिए। ठीक है, ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द एयर। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाल रहे हैं तो हम पहले ग्लास का लिख रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम एयर लिख रहे हैं। लेकिन अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड हम पहले लिख रहे हैं एयर का, उसके बाद स्पीड लिख रहे हैं मीडियम का। तो दोनों में थोड़ा सा रिवर्स है, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं करना दोस्तों। और जो स्पीड होता है लाइट का वैक्यूम में वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लगभग कितना होता है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। सो स्पीड ऑफ लेयर एयर जो होता है इज मार्जिनली लेस होता है कंपेयर टू द वैक्यूम। मार्जिनली लिखा हुआ इसका मतलब क्या? बहुत कम होता है, मार्जिन बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम लगभग स्पीड जो एयर का होगा और जो वैक्यूम का होगा लाइट में, लाइट का, तो वो दोनों बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है कभी कभी कि आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है किसी मीडियम का, वो बताइए। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है सी बाई भी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है और एयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि स्पीड बताइए क्या होगा लाइट का, तो हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्फेरिकल मिरर क्या, सॉरी स्फेरिकल लेंस क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्फेरिकल लेंस को शुरू करेंगे, स्फेरिकल लेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है? तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है दोस्तों, जो दो सरफेस बाउंडेड होता है। ठीक है, कितने सरफेस बाउंडेड होता है? 2 सरफेस। उसमें से एक या दोनों सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा और वो क्या बना देगा दोस्तों? लेंस बनाएगा। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में। सो अब शुरू करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो एक लेंस है जिसका दो स्फेरिकल
सरफेस होगा जो दोनों बाहर की ओर उभरा हुआ होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस या सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है दोस्तों, वो कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि सभी लाइट को एक ही फोकस पे कन्वर्ज करता है। तो दो स्फेरिकल बजिंग आउटवर्ड का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि एक तो ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा। तो ये जो हमारा बनेगा दोस्तों, वो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस किसको कहेंगे। तो एक लेंस जो दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, ये तो कॉमन है, लेकिन इसके जो कर्व होंगे दोस्तों, वो अंदर की ओर धसा हुआ होगा, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होगा। उसे हम डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं या सिंपल कॉनकेव लेंस कहते हैं। इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि सारे लाइट को डाइवर्स भी करता है ये, ठीक है दोस्तों। ये कैसा दिखेगा, तो कुछ यूं दिखेगा आपको, दोनों आपका जो कर्व है वो कैसा होगा, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। और आप देख रहे हैं कि जो जितना भी लाइट आ रहा है दोस्तों, वो सभी एक ही फोकस पे मिल रहा है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी लाइट को स्कैटर कर दे रहा है, यानी कि डाइवर्स कर दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसमें इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इसके दो फोकस होते हैं, दोनों फोकस क्या है, ठीक है। इस दो फोकस होते हैं, इधर भी होता है इधर भी होता है, तो F1 F2 से डिनोट किया जाता है। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, C1 और C2 से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी चीजों को एक एक करके हम डिफाइन करेंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है फोकस पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको याद होगा, क्योंकि इसमें दो कर्व है तो दो सेंटर होगा। सो एक लेंस, इधर द कॉन्वेक्स लेंस और द कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस। कितने स्फेरिकल सरफेस होते हैं दोस्तों, दो होते हैं। अगर दो स्फेरिकल सरफेस है दोस्तों, इसका मतलब इसका दो सेंटर होता होगा, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे C1 और C2 से। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है दोस्तों, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो दोनों सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन और द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, बोलता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस, इट ऑप्टिकल सेंटर इज O and ray of the light when passing through the O it remain undeviated and it goes the straight। मतलब कि अगर ये हमारे पास लेंस है दोस्तों, ठीक है, हम एक ड्रॉ करते हैं लेंस को और समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, और बीच वाला जो इसमें होगा उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे दोस्तों, ओरिजिन। और क्या बोला है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर यानी ये ओरिजिन को अगर यहां से लाइट पास किया तो ये सीधा चला जाएगा दोस्तों, ये डेविएट नहीं करेगा। उसके बाद आता है एपर्चर। क्या होता है दोस्तों, तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस। मतलब एपर्चर हम इसको कहेंगे कि कितना ये लंबा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, उसे हम क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। फोकस लेंस क्या होता है, फोकस ऑफ द लेंस क्या होता है, इसके भी दो फोकस होंगे। अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो एक तो F1 हो जाएगा और एक तो F2 हो जाएगा, तो इसके दो फोकस भी होंगे। सो जहां से सारे पैरेलल बीम जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा उसे हम बोलेंगे फोकस पॉइंट या फोकस ऑफ द लेंस। आगे हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल डिनोटेड बाय द F नोन एज द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यानी कि जहां सारे लाइट रेज होंगे एक पॉइंट पे अगर वो गिर रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द प्रिंसिपल या फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉनकेव में सेम फिनोमिना है कि यहाँ भी क्या होता है, फोकस पे ही गिरता है, इसलिए इसके भी दो फोकस होंगे। कॉनकेव लेंस अपीयर टू द डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है दोस्तों। इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल जो हम लोगों ने तीन प्रिंसिपल के बारे में, चार प्रिंसिपल एक्चुअली चार पढ़े थे हम लोग रिफ्लेक्शन में। अब यहाँ पे हम लोग तीन प्रिंसिपल देखेंगे जिससे हम रे डायग्राम खींच पाएंगे। जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलग अलग पोजीशन पे रखा जाएगा तो उसका इमेज किधर बनेगा, कैसा बनेगा, यानी उसका नेचर कैसा होगा, उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, उसका साइज कैसा होगा, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रे डायग्राम खींचने से पहले आपको तीन प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसका रे डायग्राम खींच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला प्रिंसिपल कहता है दोस्तों कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है हमारा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से होकर गुजरेगा दोस्तों, तो वो फोकस से होकर गुजरेगा। जैसा कि आप मिरर में देखे थे कि पैरेलल लाइन आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर गुजर रहा था दोस्तों, फोकस से होकर गुजर रहा था। दूसरा हम लोग क्या देखे थे दोस्तों कि अगर फोकस से कोई भी लाइट गुजर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड केस में यही है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड केस कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो किसी भी डेविएशन में आए बिना वो सीधा पास कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे वो कोई भी लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में है कि इमेज फॉर्मेशन इन ए स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो याद करिएगा वो पिछले वीडियो आप अगर देखे होंगे तो जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, वहां भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था। 6 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो उसका इमेज कॉन्वेक्स लेंस में कहां पे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। जैसा कि आप डायग्राम में इसमें देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखा गया है तो वो फोकस पे बन रहा है। तो इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट करना होता है। तो फोकस पे बन रहा था। इसका अगर नेचर पूछा कि नेचर कैसा होगा बताइए, तो नेचर इसका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा दोस्तों, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। और पोजीशन किधर बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, राइट साइड द लेंस बनेगा। दूसरा केस में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रखा गया है, मतलब 2f के पीछे रखा गया, तो इमेज कहां बनेगा। याद करिए जब हम लोग c के बियॉन्ड रखते थे तो c और f के बीच बनता था। यहाँ पर भी क्या बन रहा है दोस्तों, f और 2f के बीच में बन रहा होगा दोस्तों। ठीक है, और तीसरा केस में अगर, हाँ सॉरी, इसमें नेचर अगर पूछा तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है। पोजीशन कैसा वो होगा दोस्तों, तो पोजीशन इसका होगा f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। और साइज कैसा होगा, तो स्मॉल साइज होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा में देखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग 2f पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, 2f पे रख रहे हैं, तो इमेज कहां पे बन रहा है, 2f2 पे बन रहा है। यानी कि सेम जिस तरह याद करिए कि मिरर में जब हम लोग C पर रखते थे ऑब्जेक्ट को तो C पर ही बनता था। यहाँ पे 2f पर रख रहे हैं तो 2f पर ही बन रहा है, बट यहाँ पे नाम अलग अलग है। चूंकि इसके 2 फोकस होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसलिए इसका नाम अलग पड़ गया। साइज की बात करेंगे तो सेम साइज का बनेगा। नेचर की बात करेंगे तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे, तो इमेज कहां बनना चाहिए। याद करिए कि जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें अगर हम लोग C और F के बीच में रखे तो C के बियॉन्ड बना था। यहाँ पे 2f2 के बियॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, अगर नेचर की बात करें तो रियल इन्वर्टेड, और पोजीशन की बात करेंगे तो 2f के बियॉन्ड, और साइज की बात करेंगे तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब 2 केस जो है उसको देख लीजिए दोस्तों कि अगर ऑब्जेक्ट को हम F पर रखेंगे तो कहां पे बनेगा। अगर इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बन रहा था, तो F पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा दोस्तों। पोजीशन इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। नेचर रियल इन्वर्टेड रहेगा। साइज की बात करेंगे तो बहुत बहुत बड़ा बनेगा, यानी वेरी वेरी बिग बनेगा। अब जो इंपॉर्टेंट केस है ये है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि 5 प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सेंटर जो है इसका सेंटर पे रखेंगे, ठीक है, ओरिजिन पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि अगर ऑब्जेक्ट को F और ओरिजिन के बीच रखते हैं तो कहां पे बनता है। तो अगर हम F और ओरिजिन के बीच रखेंगे दोस्तों तो ये फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा। इसका नेचर जो होगा दोस्तों वो होगा इरेक्ट और वर्चुअल, और साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो यही 6 प्रॉपर्टी आपको इस कॉलम में दिखाया गया है। अब इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तभी आपसे डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार बनाइए उसको, तभी आपको उसको याद होगा और आप अच्छे से डायग्राम को खींच पाएंगे।
कॉनकेव लेंस की बात करें तो इसमें आपको दो ही इमेज बनेगा, आप दोनों को आप एक तो इन्फिनिटी पर और एक कहीं भी आप रख दीजिए, फोकस पे रखिए, फोकस के इधर कहीं भी रखिएगा तो इमेज आपका जो बनेगा स्मॉलर बनेगा और इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, इसको आप एक बार देख ले अच्छे से, इसको एक बार बना ले अपने कॉपी में और इसको याद करें तभी आपको याद रहेगी। अब आता है साइन कन्वेंशन दोस्तों, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। ठीक है, पहले आप इसको यहाँ पे हम लोग मिरर का फार्मूला देख लेते हैं, सॉरी लेंस का फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन पे जाएंगे। तो लेंस का जो फार्मूला होता है दोस्तों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, सारा आप देख रहे हैं कि जितना भी रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे कुछ जहां प्लस था वहां माइनस साइन लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग एफ क्या होता है तो आपको पता है, एफ हमारा फोकल लेंथ होता है, बी हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज होता है और यू जो होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस मिरर में क्या कॉमन हो सकता है उसको याद रखेंगे, उसके बाद जो डिफरेंट है उसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एक का करके देखेंगे। हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस लिख दिया है ना, और इधर लिख देंगे कॉनकेव कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस में U क्या होगा दोस्तों और कॉनकेव लेंस में U क्या होगा आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो U जो होगा दोस्तों माइनस में होगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड रखा जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें फोकस का, तो कॉन्वेक्स लेंस रहे या कॉन्वेक्स मिरर रहे दोनों में फोकस पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस रहे या कॉनकेव मिरर रहे इसमें हमेशा नेगेटिव होगा। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, चाहे चूंकि उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या चेंज करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो चेंज करने वाला चीज है वो है भी और एच आई। उसको हम लोग देखेंगे कि भी और एच आई कैसे चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस में जो V होगा दोस्तों ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कॉनकेव में क्या होगा दोस्तों V, कॉनकेव में जो V होगा हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एच आई की बात करें मतलब हाइट ऑफ इमेज की बात करें दोस्तों तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, बट इसमें हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे दोस्तों तो पॉजिटिव ही होगा। यानी कि जिस तरह से मिरर में आप लोगों ने देखा कि कॉन्वेक्स में सारी चीजें फिक्स थी, वैसे ही लेंस में कॉनकेव में सारी चीजें फिक्स है, बस चेंज होता है कॉन्वेक्स लेंस में, उसमें कॉनकेव मिरर में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है डाउट है तो आप कमेंट करेंगे दोस्तों, तो कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मैग्निफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तभी आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों, बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद करिए कि हम लोग मिरर में m बराबर पढ़े थे h'/h, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो रहा है, बट क्या चेंज करेगा दोस्तों, तो उसमें हम लोग -v/u पढ़े थे, इसमें पढ़ेंगे v/u। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का यही फार्मूला है। सारा चीज सेम है कि अगर मैग्निफिकेशन हमारा एक से ज्यादा है तो क्या होगा, एक से कम है तो क्या होगा, एक के बराबर है तो क्या होगा, एक से ज्यादा है तो मैग्नीफाइड होगा, एक के बराबर है तो सेम साइज का होगा, एक से छोटा है तो डिमिनिश्ड होगा। इसको आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कुछ टिप्स आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पावर ऑफ द लेंस। सो द डिग्री ऑफ द कन्वर्जिंग और द डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय द लेंस नोन एज द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, मतलब ये डिग्री है कि कितना डिग्री से जो लाइट है वो डाइवर्स हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, लेंस के द्वारा, उसे हम पावर ऑफ द लेंस कहेंगे। सो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय द पी। सो ये फोकस लेंथ का रेसिप्रोकल होता है और मीटर में होता है। याद रखिएगा कि एफ जो होगा वो मीटर में होगा, तब हम फॉर्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। अगर सेंटीमीटर में तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, P इज इक्वल टू 100/f हो जाएगा दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे इन सेंटीमीटर। ठीक है, कब होगा, सेंटीमीटर में रहेगा तब। आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर किसी भी तरह का डाउट है मन में दोस्तों तो एक बार जरूर कंसल्ट करें और इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा।
हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों बहुत जल्द, और वो होगा वन शॉट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है दोस्तों, एक ही शॉट में हम इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे।